वेलकम व्यूअर्स टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स का नाम है सिस्टम प्रोग्रामिंग और कोर्स कोड है 609। तो इस लेक्चर में हम लोग जो भी टॉपिक्स देखेंगे, यानी उन टॉपिक्स में से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे रिगार्डिंग एमसीक्यूज लॉन्ग या शॉर्ट, तो हम लोग मैं साथ उनको भी हाईलाइट करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो ये पूरा कोर्स है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पहले हाईलाइट किया वो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो यूज़र की नीड को पूरा करता है, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर हम अगर अपनी बात करें, असाइनमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए, उसमें वर्ड, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और उसके अलावा गूगल क्रोम है। ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ये उसके अंडर आते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है विच इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, पीसी की रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर हम लोगों ने कंप्यूटर यूज़ करना है, लैपटॉप यूज़ करना है या मोबाइल यूज़ करना है, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पीसीस की बात करूँ तो उसमें विंडोज़ होता है। अगर विंडोज़ ना हो तो हम लोग अपना जो कंप्यूटर है या पीसीएस को यूज़ ही नहीं कर सकते। इसी तरह फ़ोन में एंड्रॉयड सिस्टम्स होते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ना हो तो हम लोग फ़ोन यूज़ ही नहीं कर सकते। इस तरह ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिनकी सिस्टम को ज़रूरत होती है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इधर लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ कंसर्न टू द सिस्टम। सिस्टम मीन पीसी है, फ़ोन है या लैपटॉप है या पाम कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, और इट्स रिसोर्सेज। अब सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज होते हैं, लाइक पीसी के अंदर रिसोर्सेज है, प्रोसेसर है, रैम है, आईओ डिवाइसेज है या सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेज है, वो सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू सम एप्लीकेशन जिनकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। अब इसमें लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ मैनेजर फॉर द सिस्टम रिसोर्सेज। तो अब ये रिसोर्सेज जितने भी रिसोर्सेज है इनकी मैनेजमेंट है या जो एलोकेशन है, किसी भी एप्लीकेशन को इन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेसर की ज़रूरत है, आईओ डिवाइसेस की ज़रूरत है या मेमोरी की ज़रूरत है, तो इनकी जो मैनेजमेंट है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो इसमें लिखा हुआ है इट आर्बिट्रेट्स एंड schedules the resources among the processes to avoid any kind of conflicts। ठीक है, अब जिस एप्लीकेशन को जो रिसोर्स चाहिए तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो उसको प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। तो ये किधर किधर यूज़ होता है, पीसी लैपटॉप में, सर्वर कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। अब इसमें अगला जो पॉइंट है वो फीचर्स कौन कौन से हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी एप्लीकेशन है, मैंने उसको यूज़ करना, मैं उसको क्लिक करूँगा तो वो रैम में आएगी, जैसे उसको क्लोज करूँगा तो वो रैम से बाहर निकल जाएगी। तो ये जितनी भी मेमोरी मैनेजमेंट है, किसी एप्लीकेशन को मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी डी एलोकेट करना, तो ये फीचर प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद फाइल सिस्टम्स आ जाता है, उसमें लिखा हुआ है विंडोज़ ओएस मैनेजेस ऑल काइंड ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स और इन अ हायरार्किकल फॉर्म। तो यानी जितनी भी फाइल्स होती है कंप्यूटर के अंदर, जो ड्राइव्स के अंदर स्टोर होती है, विंडोज़ उनको हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर करता है। लाइक एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर फर्दर फोल्डर्स हो सकते हैं, उन फोल्डर्स के अंदर फाइल्स हो सकती हैं, फर्दर फोल्डर्स हो सकते हैं। यानी एक ट्री हायरार्की बनती है, उस तरीके से फाइल्स को मैनेज करता है। उसमें अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी भी जो फाइल का नेम है वो 255 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है। तो ये एमसीक्यूज बड़ा फ्रिक्वेंटली आता है। उसके बाद आता है प्रोसेसर्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट टू मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कोर सिस्टम। यानी ऐसे सिस्टम जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं या मल्टी कोर प्रोसेसर्स लगे हैं, तो उनको भी विंडोज़ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अब क्या होगा, यानी अगर एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं तो विंडो क्या करेगा, जो टास्क है वो उन प्रोसेसर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स नेमिंग एलोकेशन, तो हमने बात की है कि रिसोर्स एलोकेशन या डी एलोकेशन है जो एप्लीकेशंस को चाहिए होते हैं वो भी विंडोज़ प्रोवाइड करता है। अब इसमें लाइक लिखा हुआ है लाइक प्रोसेसर्स और डिवाइसेस आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एज एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक है, अब उस एक ऑब्जेक्ट को यूनिक नेम या आइडेंटिफिकेशन जो है वो
एलोकेट होती है। उसके बाद मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि टाइम में हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशन हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर दो प्रोसेसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन में ये है कि दो अगर यानी एक सिस्टम के ऊपर दो यूज़र्स ने साइन अप किया हुआ है या उनके अकाउंट्स हैं तो एक यूज़र दूसरे यूज़र का डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह दो एप्लीकेशंस हैं वो एक दूसरे के डेटा को विदाउट प्रिविलेज विदाउट परमिशन जो है वो एक्सेस नहीं कर सकती। तो पहला जो लेक्चर है वो इधर ख़त्म होता है। दूसरा लेक्चर है विंडो एवोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि विंडो के बहुत सारे वर्जन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अभी करंटली 11 और 10 वर्जन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे जैसे वर्जन आते हैं तो पुराने से जैसे अब अपग्रेडेशन होती है तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आती है जो नया वर्जन होता है। उसमें एक तो स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि न्यू वर्जन है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चल सकता है, लाइक पीसीज है या सर्वर्स है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स है, मोबाइल सिस्टम है या और डिफरेंट सिस्टम्स हैं उन पे चल सकता है। उसके बाद परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। इंटीग्रेशन न्यू वर्जन मस्ट इंटीग्रेट विद न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक वेब सर्विसेज या डॉट नेट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है। इनके साथ भी जो ओएस है वो इंटीग्रेट हो सकता है। ईज़ ऑफ यूज़ यानी उसको यूज़ करना ईजी हो जाता है। एनहांस्ड एपीआईज फंक्शंस ही है किस्म के। ठीक है, तो अब उसमें जैसे ही कोई नया वर्जन आता है उसमें जो एपीआईज है उनमें भी इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद आ जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डॉस भी कहते हैं। अच्छा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 1980s में इंट्रोड्यूस हुआ था आईबीएम के पीसीज में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ और किस पीसी में इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले या इंस्टॉल किया गया था। आईबीएम पीसी था, उसमें प्रोसेसर भी इंटेल का लगा हुआ था। तो ये इट वाज अ टेक्स्ट एंड कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो कमांड्स के थ्रू होती थी। लाइक कोई फाइल ओपन करनी है तो कमांड लिखनी है, फाइल को क्लोज करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क था उस टाइम के लिए, उस टाइम पे। अच्छा, इट वाज अ सिंगल यूज़र, तो डॉस था वो सिंगल यूज़र था। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के वाले से। इसमें जो फाइल सिस्टम था वो फैट था, फाइल एलोकेशन टेबल। और इस फाइल सिस्टम में जो मैक्सिमम फाइल स्टोर हो सकती थी वो 4 GB की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्क में ये जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता था। इसमें जो फाइल सिस्टम था वो फैट था। इसमें जो मैक्सिमम फाइल स्टोर हो सकती थी वो 4 GB की थी। अच्छा, हिस्ट्री की बात करें अब उसके बाद जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया था। ये विंडोज़ ने इंट्रोड्यूस करा दिया था। ठीक है, अब जो सबसे पहले आया था वो वर्जन 3.1 में आया था। इन दिस वर्जन इसमें जो कर्नल था वो डॉस का था और जो फाइल सिस्टम था वो फैट था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से वर्जन में GUI इंटरफेस आ गया था और इसमें जो फाइल सिस्टम था वो कौन सा था। उसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर 90s सर्टेन न्यू वर्जन्स विंडोज़ के आए थे, लाइक 95 है, 97 है, 98 है। और इसमें ये जो है ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो वर्जन 3.1 था, सॉरी 95, 97 और 98, ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे और ये कब आए थे, 90s में आए थे। और 3.1 जो है वो 90 से पहले आया था। उसके बाद लेटर ऑन विंडोज़ NT का वर्जन आया। ठीक है, इसमें जो फाइल सिस्टम था वो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था, वो NTFS था, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। विंडोज़ NT में NTFS फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था। अभी जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं विंडोज़ का वो भी इसी को यूज़ करता है। उसके बाद जो है विंडोज़ सर्वर 2008 OS इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एंटरप्राइज या सर्वर जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए। ठीक है, मल्टी कोर टेक्नोलॉजी जो है वो ये उस पे बेस्ड था और 64 बिट एप्लीकेशंस को भी ये रन कर सकता था। उसके बाद लिखा हुआ है कि उसके बाद अदर वर्जन सपोर्टिंग 32 बिट एंड 64 बिट आर्किटेक्चर। तो ये 32 और 64 बिट बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद जो है मल्टी कोर एंड मल्टी प्रोसेसिंग पर आल्सो इंट्रोड्यूस इंक्लूडिंग विंडो XP, विंडो विस्टा और 7, 8 और 10। अच्छा, मार्केट रोल क्या है कि विंडोज़ के अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक इधर मेंशन है यूनिक्स है, लिनक्स है।
लेकिन इधर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 90% जो पीसीज हैं इस टाइम मार्केट में जो इंटेल प्रोसेसर पे बेस्ड है वो विंडोज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। और ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि विंडोज़ ओएस का जो की फीचर है वो जीयूआई है। जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, लाइक आइकन्स के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो इसको यूज़ करना ईजी हो जाता है। उसके बाद लेक्चर 3 खत्म होता है, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होता है। अच्छा, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है विंडोज स्टैंडर्ड्स एंड ओपन सोर्स। अच्छा, ओपन सोर्स का मतलब पहले समझ लेते हैं, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो पब्लिकली अवेलेबल हो, उसका सोर्स कोड, ठीक है, उस सोर्स कोड में चेंजेस भी किए जा सकते हैं, ये मॉडिफाई किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है विद ओरिजिनल राइट्स। क्योंकि ओपन सोर्स है ना, तो इसका जो भी इसके राइट्स जिनके पास है वो दूसरों को भी राइट्स देते हैं कि वो इसमें चेंजेस कर सके, इसको स्टडी कर सके, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक वेंडर के अंडर आता है, लाइक जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के अंडर ही आता है, तो वो ओपन सिस्टम नहीं है, वो क्लोज सिस्टम है। ठीक है, तो अब इसमें जो है, इसमें यह लिखा हुआ है इज अ प्रोप्राइटरी एंड कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अब इसमें ये लिखा हुआ है इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर यूज ओनली अंडर अ लाइसेंस एग्रीमेंट विदाउट परचेजिंग अ लाइसेंस एंड इट्स यूज इज इलीगल। यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लाइसेंस के बगैर यूज़ नहीं किया जा सकता। लाइक अगर इसको हम लोग विंडोज़ की बात करें तो हम यूज़ करने से पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, तो उसके लिए प्रोडक्ट की चाहिए होती है तो वो बाई करनी पड़ती है। उसके बगैर यूज़ करना या इसके जो क्रैक्ड वर्जन है या पायरेटेड वर्जन यूज़ करना तो वो इलीगल है अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, विंडोज आल्सो सपोर्ट वेरियस टाइप ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स लाइक ओपन सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ अ विंडोज़। ठीक है, यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू एक्सचेंज। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब क्या है। अब इसमें यह लिखा हुआ है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग वी कैन इंस्टॉल यूज एनी सी कंपाइलर्स और विंडोज सिस्टम, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सी के हम लोग कंपाइलर्स को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये वाला पॉइंट। अच्छा, इसमें लिखा हुआ ये है कि अगर हमने नेटवर्किंग करनी है, यानी दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर जो रिसोर्स यूज़ होता है उसको सॉकेट कहते हैं। ठीक है, तो यानी हम दो दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो है वो अगर डेटा एक्सचेंज करना है तो उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जो रिसोर्स चाहिए उसको सॉकेट कहते हैं। इज अ रिसोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू इंटरफेस व्हेन टू कंप्यूटर्स आर इंटर टू ईच अदर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है उनके दरमियान हो सकती है। इट आल्सो सपोर्ट्स द रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। ठीक है, रिमोट प्रोसीजर्स कॉल्स यानी ऐसे फंक्शंस, ठीक है, जो लोकल कंप्यूटर पे नहीं पड़े हुए जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर पे पड़े हैं तो हम लोग उन फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये विंडो फैसिलिटी देता है। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 आ जाता है। इसमें ये लिखा हुआ है कि इन विंडोज़ ओएस ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज इंक्लूडिंग। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब हम लोगों ने वो पहले लेक्चर में भी देखा था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट ये लिखा है विच आर आइडेंटिफाइड एंड रेफरेंस्ड बाय हैंडल। ठीक है, अब उनको एक्सेस करना है, रेफर करना है या आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हैंडल की जरूरत पड़ती है। इन ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, अगर इनको डायरेक्टली एक्सेस किया जाए तो विंडो जो है वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, तो अब यानी इनको एक ही तरीके जिससे एक्सेस या इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं वो है जो विंडोज़ एपीआई जो फंक्शंस प्रोवाइड करता है उन्हीं के थ्रू इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है सब प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स रिक्वायर्ड फॉर विंडोज़ एपीआईज। ठीक है, एपीआईज मीन फंक्शन। अब वो फंक्शन है कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स लेते हैं, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, तो उनके अंदर जो डेटा टाइप्स यूज़ होती है एक तो बूल है। ठीक है, फर्स्ट स्टोरी का सिंगल लॉजिकल वैल्यू बूल जो डेटा टाइप है, यानी उस टाइप का वेरिएबल है, या तो वो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। उसके बाद हैंडल है, हैंडल फॉर अ ऑब्जेक्ट LPTSTR। अच्छा, ये स्ट्रिंग पॉइंटर है। ठीक है, LP स्टैंड फॉर लॉन्ग पॉइंटर, STR मीन्स स्ट्रिंग, तो लॉन्ग पॉइंटर टू स्ट्रिंग। उसके बाद है D वर्ड फॉर 32 बिट अनसाइंड इंटीजर, यानी 32 बिट का
अनसाइंड इंटीजर का मतलब है यानी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, उसके बाद विंडोज़ डेटा टाइप्स अवॉइड था पॉइंटर ऑपरेटर, यानी जो सी या सी प्लस प्लस में पॉइंटर यूज़ होता है, ठीक है, उसके साथ अस्टेरिक का सिंबल यूज़ होता है, तो विंडो इस चीज़ को अवॉइड करता है। ठीक है, उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं, विंडो जो वेरिएबल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो उनके जो प्री फिक्सेस है वो लोअर केस होंगे। ठीक है, अब ये जिस तरह लिखा हुआ है LPSZ, ठीक है, तो इसका जो प्री फिक्स है वो लोअर लेटर्स में लिखा हुआ है। ये हंगेरियन नोटेशन है। तो LPSZ का मतलब है लॉन्ग पॉइंटर टू ज़ीरो टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये जितनी भी उनके पैरामीटर्स हैं और जो डेटा टाइप्स हैं, ये किस हेडर फाइल के अंदर है, विंडोज़ डॉट एच। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी हेडर फाइल यूज़ होती है। उसके बाद ये इसका क्या मतलब है, LPT STR का क्या मतलब है, डीवर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसके बाद लेक्चर नंबर 6 आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है 32 बिट और 64 बिट सोर्स कोड पोर्टेबिलिटी। तो अब विंडोज़ गिव द टू वर्जन ऑफ ईच API। तो जितने भी फंक्शंस हैं उनके दो वर्जन हैं, एक 32 बिट के लिए, 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए या 32 बिट एप्लीकेशन के लिए, दूसरा 64 बिट आर्किटेक्चर या एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद जो है वो यानी वो कह रहा है कि सिंगल सोर्स कोड कैन बी बिल्ड फॉर 32 बिट एज वेल एज 64 बिट वर्जन, यानी एक ही सोर्स कोड लिखा जा सकता है जो 32 बिट आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करे और 64 बिट के लिए भी। बट जैसे ही वो कंपाइलर वो सोर्स कोड को कंपाइल करके उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, तो वो डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्जन जनरेट करना है। ठीक है, उसको उस सोर्स कोड का 32 बिट वाला के 64 बिट वाला। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 32 बिट कैन रन और 64 बिट हार्डवेयर। ऑब्वियस सी बात है, अगर 64 बिट आर्किटेक्चर है तो उसमें हम लोग 32 बिट वाली जो एप्लीकेशन है उनको चला सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सोर्स कोड डेवलप फॉर 64 बिट आर्किटेक्चर कैन नॉट बी इजीली रन ऑन 32 बिट एप्लीकेशन, यानी 32 बिट अगर आर्किटेक्चर है उसमें 64 बिट वाली एप्लीकेशन चलाएंगे तो वो नहीं चलाएगी, ये ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट टू यूज स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरीज फॉर द फाइल ऑपरेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरीज का मतलब है यानी जो सी लैंग्वेज के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं उनको किस टाइप यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें लिखा है विंडोज प्रोवाइड सेट ऑफ बिल्ट इन APIs टू परफॉर्म आई ऑपरेशन, यानी विंडोज़ के अंदर भी आई ऑपरेशन है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए भी बिल्ट इन APIs अवेलेबल है। अब यही जो आई ऑपरेशन है ये सी की जो लाइब्रेरीज है वो भी परफॉर्म कर सकती है। इसमें लिखा हुआ है लाइक फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, रीड करना है या राइट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफरेंस क्या है APIs में, विंडोज़ की APIs में और सी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज में। ठीक है, वो कह रहा है कि इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू रन अ प्रोग्राम ऑन क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी एक ही कोड है उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अगर रन करना है, लाइक विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे अगर उसको रन करना है तो इट इज़ बेटर कि वो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज को यूज़ किया जाए। It is preferred to use the standard C++ libraries inside the source code। तो ये भी MCQs आ जाता है कि अगर सोर्स कोड को क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करना है तो उसमें कौन सी लाइब्रेरीज को यूज़ करना है। ठीक है, सी की लाइब्रेरीज को यूज़ करना है। उसमें नुकसान ये होगा कि जो विंडोज़ की एडवांस फंक्शन है लाइक लॉक करना, सिंक्रोनाइजेशन है, एसिंक्रोनस IO, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, तो वो नहीं परफॉर्म हो सकते। ठीक है, in case if portability is not focused and required to avail the advanced Windows features, then it is preferred to use the Windows API। यानी अगर पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है, तो इट इज़ बेटर कि जो विंडोज़ की APIs है, ठीक है, उनको यूज़ किया जाए।